हेलो दोस्तों, CGPSC एग्जाम में लोग एक बार फिर से मैं सरन गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं केमिस्ट्री के अगले चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला एक प्रश्न उठता है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो इस क्लास में हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में देखेंगे, बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं और उनकी अभिक्रियाओं के पीछे का क्या कारण होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहला एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। दैनिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं। हम लोग जो भी चीज खाते हैं, जैसे कि नींबू खाते हैं, हम लोग संतरे खाते हैं, तो हम लोग को खट्टा लगता है। इसका मतलब यह है कि वह अम्ल है। और जो चीजें खारी लगती है हम लोगों को, वह क्षार कहलाती है। ये तो दैनिक जीवन की बात है जो आम बोलचाल की भाषा में बात किया जाता है। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार जो है वो खारे होते हैं। लेकिन रसायन की भाषा में उसको कैसे परिभाषित करें। 10 साल पहले जब अम्ल और क्षार से संबंधित बहुत सारी घटनाएं और अभिक्रियाओं के बारे में एक प्रॉपर अध्ययन जब नहीं किया गया था, तो उस समय अम्ल और क्षार को कुछ दूसरे तरीके से परिभाषित किया जाता था। बोला जाता था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल के बारे में सबसे पहले देखते हैं। अम्ल क्या है? एसिड। अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दोस्तों, अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग जो चेक करते हैं कि वह पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, तो उसके लिए हम लोग एक लिटमस पेपर का यूज करते हैं। वो एक छोटा कागज के समान होता है। उसमें हम जब भी किसी पदार्थ की 2-3 बूंदें डाल दी जाती है तो वह या तो नीला हो जाता है या फिर वह लाल हो जाता है। अगर वह नीले से लाल हो जाता है, इसका मतलब वह अम्ल है, और अगर वह लाल से नीला हो जाता है, मतलब वह क्षार है। ये अवधारणाएं तो पहले से ही चलती आ रही है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। साथ ही साथ जब हम किसी धातु के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल की धातुओं से अगर क्रिया की जाए, धातुओं से अगर इसकी क्रिया की जाए तो वह हाइड्रोजन मुक्त करता है, H2 मुक्त करता है। यह है अम्ल की परिभाषा। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देता है और धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। क्षार की बात की जाए, क्षार यानी जो खारा होता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऐसा बोला जाता है, लाल को नीला। लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो सर, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आगे के समय में अपने प्रयोगों के आधार पर अम्ल और क्षार को और अधिक अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें सफल हुए, लेकिन कुछ वैज्ञानिक असफल हुए। इसमें से हम सारे वैज्ञानिकों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम इसमें सिर्फ 3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अम्ल और क्षार के सिद्धांत का वर्णन किया, और हमारे सिलेबस में भी वही है। तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे आर्हीनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। आर्हीनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ब्रास्टेड और लॉरी। ब्रास्टेड लॉरी। आर्हीनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत और ब्रास्टेड लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे लुईस के अम्ल क्षार सिद्धांत। अम्ल क्षार का सिद्धांत। तो हमारे सिलेबस में ये 3 चीजें हम लोग देखेंगे कि आर्हीनियस ने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा दी है,
ब्रास्टन और लॉरी ने क्या की है, और उसके बाद देखेंगे ल्यूइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आर्हीनियस ने इस चीज को परिभाषित किया तो वह समय था 1884 का। आर्हीनियस का अम्लक्षार सिद्धांत, आर्हीनियस का ये जो अम्लक्षार सिद्धांत है वह 1884 के समय का है। 1884 के समय में आर्हीनियस ने सिद्धांत को दिया है, और इस सिद्धांत में दोस्तों एक लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशन होता है कि यह सिद्धांत तभी कार्य करता है जब आप जलीय विलयन में इसका प्रयोग है। अगर आपका जो प्रयोग जलीय विलयन में नहीं हो रहा है तो आर्हीनियस का यह सिद्धांत सफल नहीं होता है, फेल हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ जलीय विलयन में अगर अम्ल और क्षार की परिभाषा दी जाए तो आर्हीनियस बहुत ही उचित माना जाता है। तो आर्हीनियस कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। वे पदार्थ जो जल में विलय होकर H+ आयन, जिसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं, H+ आयन देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। तो लेकिन ये जो H+ आयन है वह जलीय विलयन में H+ आयन के रूप में नहीं रहता। असलियत में दिया था आयन है, H+ आयन है, लेकिन यह जल के विलयन में H2O के साथ क्रिया करता है और H3O के रूप में रहता है। मतलब वास्तव में यह H+ आयन सांद्रण यही है, H3O ही है, लेकिन वह जलीय विलयन में इस रूप में पाया जाता है, न कि इस रूप में है। तो H+ आयन सांद्रण ही। तो जब भी मैं H+ लिखूं तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H3O+ भी लिख सकते हैं। तो ये जलीय विलयन में है। तो यही अम्ल है जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं जब जल में विलय किया जाता है किसी भी आपको। एग्जाम्पल करता हूं, HCl की बात करो तो सर HCl को जब H2O के साथ क्रिया करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को प्राप्त होता है क्या, H3O आयन प्लस Cl। यहां देख सकते हैं आप, यहां ये H+ आयन प्रदान कर रहा है। यहां से देखिए, जो H+ आयन प्रदान करते हैं ऐसे पदार्थ को अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए HCl जो है वो सिर्फ Cl ही बच रहा है, H2 प्रदान कर रहा है, H+, तो H2O के साथ क्रिया करके H3O में परिवर्तित हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे HCl जो है एक अम्ल है। ये तो हो गई अम्ल की बात। अब देखते हैं क्षार क्या है। अगर आर्हीनियस की बात करें तो आर्हीनियस ने क्षार को परिभाषित किया है कि वे पदार्थ जो H+ आयन को, जो H+ जो हाइड्रॉक्सिल आयन प्रदान करते हैं उसको क्षार बनाता है, ऐसा आर्हीनियस ने बोला। हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब दोस्तों H नहीं बल्कि OH। ये H+ जो है वो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रॉक्सिल आयन OH- है, यानी कि ये प्लस है तो ये माइनस है। अब दोनों आपस में मिलकर जल बनाते हैं। देखिए आप यहाँ पे H+ प्लस OH- आपस में क्रिया करके H2O बनाते हैं। यह उदासीनीकरण की प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। तो उदासीनीकरण की परिभाषा हमेशा दी जाती है कि क्या होता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण दोस्तों वह होता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। जल यहां पे मुख्य बिंदु है, जल बनना ही चाहिए। जब एक अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनता ही है, और जब जल बनता है तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो दोस्तों उदासीनीकरण की अभिक्रिया में जल मुक्त होना अनिवार्य है। तो यहां पे देखिए जल मुक्त क्यों होता है, क्यों आखिर क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके जल क्यों मुक्त करते हैं, उसके पीछे कारण है दोस्तों, जो अम्ल में H+ आयन सांद्रण होता है,
H+ आयन मुक्त करने की क्षमता होती है, जबकि क्षार में OH- मुक्त करने की क्षमता होती है। ये दोनों आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं और यह जल जो है वही उदासीन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। तो जैसे अगर हम क्षार की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बताया कि वे पदार्थ जो हाइड्रॉक्सिल आयन मुक्त करते हैं, जब उनको जल में विलय किया जाता है तो हाइड्रॉक्सिल आयन मुक्त करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है क्षार। जैसे कि NaOH, NaOH को जब हम H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो ये देखिए ये हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पे ये हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहे हैं, यहाँ इसके साथ क्रिया मत करें, इसको तोड़ के देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसको जब तोड़ेंगे तो Na अलग हो रहा है, Na+ OH- ये दे तो रहा है, NaOH OH- दे रहा है। तो जिस भी पदार्थ में OH रहता है दोस्तों वह एक क्षार कहलाता है। यह आर्गेनियस का सिद्धांत है। तो इस आधार पे मैंने अम्ल को परिभाषित किया, मैंने क्षार को परिभाषित किया। अब देखते हैं कि अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रियाएं कैसे होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक अम्ल है, HCl को जब हम तोड़ते हैं तो H+ आयन देता है, Cl तो देगा ही, तो देता ही है। अगर मैं NaOH को ले लूं, NaOH और इसको तोड़ूं तो Na बनता ही है प्लस OH-। तो जब इस 1 और 2 को आपस में जोड़ दिया जाए, यहाँ पे देखिए अगर जोड़ दिया जाए इन दोनों को, ये दोनों एक साइड में हो जाएंगे, ये जो है चारों एक साइड में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं HCl plus NaOH is equal to HCl plus NaOH is equal to, यहाँ देखिए Na+ और Cl- आपस में NaCl बनाएंगे, नमक बनाएंगे जो एक लवण है, प्लस यहाँ H+ और OH आपस में H2O बनाएंगे जो कि जल है। तो जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था उदासीनीकरण के, कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। ये दोस्तों ये जो है ये आर्गेनियस का 1884 का अम्ल और क्षार का सिद्धांत था। आई होप कि आप लोगों को अम्ल और क्षार के सिद्धांत आसानी से समझ में आए होंगे। अब दूसरे तरफ चलते हैं, आर्गेनियस के बाद अब हम लोग सीधा चलते हैं ब्रास्टेड और लॉरी का अम्ल क्षार का सिद्धांत। दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन तीनों में। देखिए ब्रास्टेड और लॉरी का देखते हैं। ब्रास्टेड और लॉरी का, दोस्तों ब्रास्टेड और लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। प्रोटॉन दोस्तों, प्रोटॉन कुछ और नहीं बल्कि H+ आयन को ही बोलते हैं, H+ को ही प्रोटॉन बोला जाता है, याद रखना। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देता है। कैसे? यहां पे अगर HCl के साथ में H2O की अभिक्रिया कराऊं तो देखिए H+ यहां से अलग होकर H3O- बनेगा, ये प्लस Cl- बनेगा, ये बनेगा अभिक्रिया। ये बहुत सिंपल सी है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें जो HCl है वह दे रहा है H+, यानी कि प्रोटॉन दे रहा है, तो इसीलिए HCl अम्ल नहीं हुआ, अम्ल ही तो हुआ। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, इसी को बोला जाता है अम्ल। ये ब्रास्टेड लॉरी का सिद्धांत है। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन देता है और क्षार वे हैं जो प्रोटॉन लेता है या ग्रहण करता है, प्रोटॉन लेता है या ग्रहण करता है। यहां पे सिंपल। तो यहां पे अगर देखा जाए तो HCl, इसी का उदाहरण ले लेते हैं, HCl और H2O का जब उदाहरण देते हैं यहाँ पे, तो HCl में से H+ इसके पास चला जा रहा है, तभी जाके तो H3O+ बन रहा है और Cl- अलग हो रहा है। तो यहाँ पे जो H2O दोस्तों ने क्षार के समान कार्य कर रहा है। यहाँ पे जब ये एक अम्ल है तो ये तो क्षार हुआ, क्योंकि H+ जो HCl से जो H+ मिल रहा है, जो प्रोटॉन मिल रहा है, उसको ये क्षार ग्रहण कर रहा है, H2O ग्रहण कर रहा है और H3O बना रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे H2O एक
क्षार है। उसी प्रकार से जब मैं HCl और NH3 की क्रिया कर रहा हूं, जब मैं HCl और NH3 की जब मैं क्रिया कर रहा हूं यहां पे, तो क्या बनेगा? यहां पे यह HCl इसको H प्लस दे रहा है, तो यहां पे बन रहा है NH4 प्लस, NH4 प्लस बन रहा है, प्लस यहां पे Cl अलग हो रहा है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में भी HCl अम्ल हुआ क्योंकि यह प्रोटॉन दे रहा है, और ये क्षार हुआ क्योंकि वो प्रोटॉन ले रहा है। तो ये दोस्तों ब्रास्टन और लॉरी का अम्ल और क्षार का सिद्धांत है। उसके बाद सबसे लास्ट देखते हैं लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप लोगों को काफी मदद करेंगे आगे क्लासेस में। लुईस, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, लुईस ने भी अपने अनुसार अम्ल और क्षार की अलग परिभाषा दी है। उनके परिभाषा के अनुसार उन्होंने अम्ल और क्षार को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर परिभाषित किया है। यहां पे जो मुख्य बिंदु है वो है इलेक्ट्रॉन युग्म। दोस्तों हर पदार्थ के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जिसका इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्ण रहता है वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में जब बात करेंगे तो लुईस ने परिभाषित किया है कि वे पदार्थ जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। यहां पे आप देख सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना और प्रदान करना। यहां पे ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको लुईस समझ आएगा। यहां एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, और उसको ग्रहण करता है जो वह अम्ल है। जो ग्रहण करता है वो अम्ल है और जो प्रदान करता है वह क्षार है। तो आप परिभाषा आप इससे बना सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे अम्ल कहते हैं, और जिनमें प्रदान करने की क्षमता होती है उन्हें क्षार कहते हैं। तो दोस्तों उस आधार पे जिस भी पदार्थ में H प्लस रहता है वह अम्ल कहलाएगा, और जिसमें OH रहता है वह क्षार कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं NH3 और BF3 की मैं क्रिया कराता हूं, NH3 और BF3 की क्रिया कराऊंगा, तो मुझे यहां पे H3N BF3 मिलेगा। यहां पे दोस्तों इसको अगर देखा जाए दूसरे तरीके से तो N यहां होता है, H यहां होता है, H यहां होता है और H एक यहां होता है। NH3 है, इस पे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं यहां पे, प्लस BF3 की बात करूं तो B यहां एक F, यहां पे एक F, यहां पे एक F रहता है। दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसके बाद प्रक्रिया ऐसे हो जाती है। क्योंकि यहां पे NH3 की बात करूं, ये NH3 की बात करूं, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यह प्रदान कर रहा है, इसलिए यहां पे NH3 जो है वह क्षार होगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया बनेगी NH, ये भी H है, ये भी H है, और इसके साथ ये B अभिक्रिया करके यहाँ पे F, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बना है। यहाँ पे देखिए ये अभिक्रिया हुई, तो यहाँ पे देखिए इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है वह इस कॉम्बिनेशन पे, इसलिए यह एक क्षार हुआ और यह एक अम्ल हुआ। तो दोस्तों ये हुआ लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, जो कि बहुत ही सिंपल था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयनीकरण के बारे में कि आयनन क्या होता है, आयनीकरण क्या होता है, विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, और प्रबल अम्ल और प्रबल